हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज हम लोग बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 16 जून 2019 के शिफ्ट में जीके जीएस से पूछे गए सारे प्रश्न को कवर करेंगे। आज का ये क्लास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का 5वां प्रैक्टिस क्लास है। अगर आपने इससे पहले के क्लास को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उस लिंक पे क्लिक करके उस क्लास को भी देख लीजिए। तो आइए हम लोग आज के क्लास को शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, मध्य कान में इनमें से कौन सा हड्डी नहीं पाया जाता है। क्वेश्चन में पूछा गया है मध्य कान में कौन सा हड्डी नहीं पाया जाता है। तो मध्य कान में 3 हड्डियां पाई जाती है, जिसको याद रखना है मीस से। एम से हो गया मेलियस, आई से हो गया इनकस और एस से हो गया एस्टेपिस। ये जो एस्टेपिस हड्डी होती है शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। इसके अलावा ऑप्शन डी में दिया गया है हेमेट। तो हेमेट नाम का हड्डी मध्य कान में नहीं पाया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, सबसे पहले किस जीव को अंतरिक्ष में भेजा गया था। तो सबसे पहले अंतरिक्ष में भेजा गया था डॉग को। तो कौन सा ऑप्शन में दिया गया है डॉग। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है डॉग, जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। इसको किसके द्वारा भेजा गया था, कौन से कंट्री के द्वारा। तो याद रखना है रूस के द्वारा पहली बार अंतरिक्ष में भेजा गया था। इस डॉग का नाम क्या रखा गया था। इसका नाम रखा गया था लाइका। क्या नाम रखा गया था। इसका नाम रखा गया था लाइका। इतना बात आपको याद रखना है। समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन है, लोहा के गैल्वेनीकरण में कौन सी धातु प्रयुक्त होती है। तो लोहा के गैल्वेनीकरण में जिंक धातु का प्रयोग किया जाता है। लोहे को जंग से बचाने के लिए एक परत चढ़ाई जाती है, जिसका नाम है गैल्वेनीकरण। इस प्रक्रिया में जिंक धातु का प्रयोग किया जाता है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा राइट। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। जिंक का एटॉमिक नंबर कितना होता है। जिंक का एटॉमिक नंबर होता है 30। ये बात आपको याद रखना है। समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन है, 18 कैरेट सोना में सोना का प्रतिशत कितना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, समझिएगा। क्वेश्चन में पूछा गया 18 कैरेट में सोना का प्रतिशत कितना है। शुद्ध सोना कितना कैरेट का होता है। शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। तो 24 आ जाएगा नीचे। परसेंटेज लगाने के लिए 100 से कर देना है मल्टीप्लाई। अब जो कट रहा है उसको काटिए। 6 से काटेंगे 3 बार में ये कट जाएगा। 24 कट जाएगा 4 बार में। 4 से काटेंगे 100 को, कितना बार में कट जाएगा। 25 बार में ये कट जाएगा। 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 25 के साथ, कितना आ जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद संख्या आ जाएगा 75%। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा राइट। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही कथन को चुने। क्वेश्चन में पूछा गया है इन चारों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन ए में दिया गया है द्रव्यमान हमेशा स्थिर रहता है जबकि भार बदलता है। तो ऑप्शन ए में दिया गया स्टेटमेंट सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। बाकी तीनों ऑप्शन गलत दिए गए हैं। द्रव्यमान का एसआई यूनिट क्या होता है। द्रव्यमान का एसआई यूनिट होता है केजी। क्या होता है इसका एसआई यूनिट। इसका एसआई यूनिट होता है केजी। किलोग्राम में मापा जाता है द्रव्यमान को। भार का एसआई यूनिट क्या होता है। भार का एसआई यूनिट होता है न्यूटन। भार का एसआई यूनिट क्या होता है। इसका एसआई यूनिट होता है न्यूटन और इसको कैपिटल एन से दर्शाया जाता है। समझ में आ गया यहाँ तक। अगला क्वेश्चन है, साबुन का सह उत्पाद क्या है। तो साबुन का सह उत्पाद होता है ग्लिसरॉल। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, H2SO4 का एटॉमिसिटी कितना होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन में पूछा गया है H2SO4 में आइटम की संख्या कितना है। इसमें काउंटिंग करके बताना है टोटल आइटम कितना है। यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन की संख्या कितना है। हाइड्रोजन की संख्या है 2 आ जाएगा। इसके बाद प्लस सल्फर की संख्या कितना है। सल्फर की संख्या है 1। इसके बाद ऑक्सीजन की संख्या कितना है। ऑक्सीजन का परमाणु है 4। सबको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा। सबको जोड़ने के बाद संख्या आ जाएगा 7 और ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। समझ में आ गया।
अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है। क्वेश्चन में पूछा गया इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन ए में दिया गया है दूध का उबलना। दूध का उबलना कौन सा परिवर्तन है? ये परिवर्तन है भौतिक। भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है दूध का उबलना। ऑप्शन बी में दिया गया है कागज का जलना। तो ये कौन सा परिवर्तन है? कागज का जलना रासायनिक परिवर्तन है। कौन सा परिवर्तन है? कागज का जलना रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। ऑप्शन सी में क्या दिया गया है? ऑप्शन सी में दिया गया है दूध का खट्टा होना। तो दूध का खट्टा होना ये भी रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। ऑप्शन डी में दिया गया है कोयला का जलना। कोयला का जलना भी रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। ऑप्शन ए में जो दिया गया है दूध का उबलना केवल यही भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन है जाइलम का कार्य क्या होता है। तो जाइलम का कार्य होता है पौधों में जल का संवहन करना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। अगला क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास 287 वाला अधातु तत्व कौन सा है। सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन में इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास दिया गया है 287। इन तीनों को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 2 प्लस का 8 प्लस का 7। इन तीनों को जोड़ने के बाद संख्या आ जाएगा 17। और 17 नंबर पे कौन सा एलिमेंट आता है? 17 नंबर पे एलिमेंट आता है क्लोरीन। कौन सा ऑप्शन में दिया गया है? क्लोरीन। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है क्लोरीन, जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन है धातु जब अम्ल से अभिक्रिया करता है तो कौन सा गैस उत्पन्न होता है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को एग्जाम्पल से समझा रहे हैं, ध्यान से समझिए। धातु यहाँ पे मानते हैं सोडियम, इसको अम्ल से अभिक्रिया कराना है। अम्ल हो गया HCl, इन दोनों का रिएक्शन होगा, क्या बनेगा? NaCl बनेगा। इसके बाद हाइड्रोजन गैस निकलेगा। तो कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन गैस निकलती है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन है एस्कॉर्बिक अम्ल किस विटामिन का नाम है। तो एस्कॉर्बिक अम्ल के नाम से जाना जाता है विटामिन सी को। विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। अगला क्वेश्चन है टीका रोग किससे संबंधित है। टीका रोग का संबंध है मूंगफली से। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन प्रारंभिक खाद नहीं है। क्वेश्चन में पूछा गया है इन चारों में से कौन सा प्रारंभिक खाद का एग्जाम्पल नहीं है। तो सबसे पहले समझते हैं कौन कौन प्रारंभिक खाद का एग्जाम्पल है। तो सब्जी हो गया, फल हो गया, अनाज हो गया, ये तीनों प्रारंभिक खाद का एग्जाम्पल है। लेकिन दूध प्रारंभिक खाद का एग्जाम्पल नहीं है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। अगला क्वेश्चन है आनुवांशिकता की सबसे छोटी इकाई क्या है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन में पूछा गया आनुवांशिकता की सबसे छोटी इकाई क्या है। तो आनुवांशिकता की सबसे छोटी इकाई है जीन। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। जीन की खोज किसके द्वारा किया गया था? इसका राइट आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है उत्पादक और खाने के क्रम को क्या कहते हैं। तो उत्पादक और खाने के क्रम को कहा जाता है खाद्य श्रृंखला। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। अगला क्वेश्चन है ग्लोबल वार्मिंग किस गैस से होता है। तो ग्लोबल वार्मिंग होता है कार्बन डाइऑक्साइड से। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। अगला क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है बरगद। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। अगला क्वेश्चन है एक सींग वाला गेंडा किस राज्य में पाया जाता है। तो एक सींग वाला गेंडा पाया जाता है असम राज्य में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर।
अगर क्वेश्चन में पूछा जाए एक सींग वाला गेंडा कौन सा नेशनल पार्क में पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा काजीरंगा नेशनल पार्क। काजीरंगा नेशनल पार्क में पाया जाता है एक सींग वाला गेंडा। और ये नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है? ये स्थित है असम राज्य में। समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन है भू स्थिर उपग्रह पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर स्थित होता है? तो भू स्थिर उपग्रह जो है पृथ्वी से 36,000 किलोमीटर ऊंचाई पर स्थित होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। अगला क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण किससे होता है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। पौधों में प्रकाश संश्लेषण होता है क्लोरोफिल के कारण। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। अगर क्वेश्चन में पूछा जाए पौधों में प्रकाश संश्लेषण क्लोरोफिल में मौजूद कौन से धातु के कारण होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम, क्योंकि क्लोरोफिल के अंदर में मैग्नीशियम नाम का धातु पाया जाता है और इसी धातु की वजह से पौधों में प्रकाश संश्लेषण होता है। समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन है 1919 और 1920 ईस्वी में दरभंगा किसान आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वामी विद्यानंद। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है बिहार में अंतर जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत कितनी राशि दी जाती है? तो बिहार में अंतर जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत 1 लाख रुपया दी जाती है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। अगला क्वेश्चन है गरीबी पर रंगराजन कमेटी कब गठित की गई थी? तो गरीबी पर रंगराजन कमेटी गठित किया गया था 2012 में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। अगला क्वेश्चन है बिहार के कितने प्रतिशत भूभाग पर अति सघन वन है? क्वेश्चन में पूछा गया है बिहार के कितने प्रतिशत भूभाग पर अति सघन वन पाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है 0.35। यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। अगला क्वेश्चन है हम्बनटोटा बंदरगाह किस देश में स्थित है? तो हम्बनटोटा बंदरगाह स्थित है श्रीलंका में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। पाकिस्तान में कौन कौन सा बंदरगाह है? पाकिस्तान में है कराची बंदरगाह। कराची बंदरगाह कहाँ पे है? कराची बंदरगाह है पाकिस्तान में स्थित। इसके बाद पाकिस्तान में है ग्वादर बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह है? ग्वादर बंदरगाह है पाकिस्तान में। म्यांमार में कौन कौन सा बंदरगाह है? म्यांमार में आपको याद रखना है सितवे बंदरगाह है। सितवे बंदरगाह कौन से देश में है? सितवे बंदरगाह है म्यांमार में स्थित। अगला क्वेश्चन है वोट देने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में आता है? तो वोट देने का अधिकार भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर 326 में आता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है मूल भारतीय संविधान में कुल कितने भाग था? तो मूल भारतीय संविधान में कुल 22 भाग था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। अगला क्वेश्चन है बिहार का सर्वाधिक लिंगा अनुपात वाला जिला कौन सा है? तो बिहार का सर्वाधिक लिंगा अनुपात वाला जिला है गोपालगंज। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है घातक क्या है? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। घातक एक चालक रहित विमान है। इसको याद रखिएगा। घातक क्या है? घातक एक चालक रहित विमान का नाम है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। अगला क्वेश्चन है असहयोग आंदोलन प्रारंभ होने का कारण क्या था? तो असहयोग आंदोलन प्रारंभ होने का कारण था जालियांवाला बाग हत्याकांड। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो डेट याद रखिएगा 13 अप्रैल 1919। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। और असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया था? असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था 1920 में गांधी जी के द्वारा। समझ में आ गया।
अगला क्वेश्चन है बिहार का न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो बिहार का न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला है शेखपुरा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। क्वेश्चन है महाराज वीर विक्रम हवाई अड्डा किस शहर में स्थित है? तो महाराज वीर विक्रम हवाई अड्डा स्थित है अगरतला में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। अगरतला किसकी राजधानी है? अगरतला राजधानी है त्रिपुरा की। त्रिपुरा की राजधानी क्या है? त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला। अगला क्वेश्चन है ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2019 की महिला एकल विजेता कौन है? तो ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2019 की महिला एकल विजेता का नाम है नाओमी ओसाका। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। नाओमी ओसाका कहाँ की रहने वाली है? इसका संबंध है जापान से। जापान की रहने वाली है नाओमी ओसाका, इसको याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है नील दर्पण नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो नील दर्पण नामक पुस्तक लिखा गया है दीनबंधु मित्र के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। क्वेश्चन है भारतीय संविधान की अनुसूची 6 में किन किन राज्यों को शामिल किया गया है? तो भारतीय संविधान की अनुसूची 6 में 4 राज्यों को शामिल किया गया है। 4 राज्य कौन कौन है? असम आता है, मेघालय आता है, त्रिपुरा, इसके बाद मिजोरम। इन चारों राज्यों को कहाँ पे रखा गया है? इन चारों राज्यों को भारतीय संविधान के अनुसूची 6 में रखा गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। अगला क्वेश्चन है महाराज धीराज की उपाधि अपनाने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? तो महाराज धीराज की उपाधि अपनाने वाला पहला गुप्त शासक था चंद्रगुप्त प्रथम। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। अगला क्वेश्चन है डाक संशोधन विधेयक में पॉकेट वीटो का प्रयोग किस राष्ट्रपति ने किया था? तो डाक संशोधन विधेयक में पॉकेट वीटो का प्रयोग किया गया था राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कब किया गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1986। 1986 में ज्ञानी जैल सिंह के द्वारा पॉकेट वीटो का प्रयोग किया गया था। समझ में आ गया? अगला क्वेश्चन है निकोली कोंटी नामक इतालवी यात्री किसके शासनकाल में भारत आया था? तो निकोली कोंटी नामक यात्री भारत आया था देवराय प्रथम के शासनकाल में, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। अगला क्वेश्चन है अवध के ब्रिटिश भारत साम्राज्य में मिलने के समय अवध के नवाब कौन थे? तो अवध के ब्रिटिश भारत साम्राज्य में मिलने के समय अवध के नवाब थे वाजिद अली शाह। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। अगला क्वेश्चन है भारत में प्रत्यावर्ती धारा का मान है? तो भारत में प्रत्यावर्ती धारा का मान है 50 हर्ट्ज। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। अगला क्वेश्चन है ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इसी तरह आगे का क्लास कंटिन्यू मिलता रहे।